हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने देखा हमारी पिछली क्लास में जो है हम मानव में जो परिसंचरण तंत्र है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन हमारी जो बायोलॉजी है वो तो सिर्फ हमारे एनिमल्स से मिलके तो नहीं बनी हुई ना, उसमें तो एनिमल्स और प्लांट दोनों आते हैं ना। और इनमें क्या होता है, जैसे जो हम में जो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं ना वही क्या होते हैं लगभग प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन हमसे क्या होते हैं हमेशा कम डेवलप होते हैं। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे, जैसे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हमारा चैप्टर है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में दिया हुआ है। एनिमल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो देखते हैं एनिमल्स के बारे में जो किया है उसका होमवर्क भी करना हमें ज़रूरी है। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अब हम बात करें हमारे पादप परिसंचरण तंत्र की। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आखिर प्लांट्स को क्या नीड है परिसंचरण तंत्र की। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्लांट्स को क्या नीड है या हमारे समझ में ही नहीं आता है। तो पहला हमारा हो गया पादप को परिसंचरण की आवश्यकता क्यों। तो इसके क्या होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हम में होते हैं ना वही लगभग इनमें होते हैं। जैसे पहला हमारा होता है कि हमने जो फूड लिया उससे क्या होता है हमारे बॉडी में जो सेल्स होती है या फिर जो भी हमारे ऑर्गन सबका निर्माण उसी से तो होता है ना। तो उनको क्या होता है उन तक पहुंचना भी तो ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या वर्क करता है हमारा परिसंचरण वर्क करता है। दूसरा हमारे में श्वसन भी है। जैसे श्वसन में हमने ऑक्सीजन ली तो क्या होता है वो ऑक्सीजन के परिसंचरण के लिए भी हमें परिसंचरण तंत्र चाहिए होता है। लेकिन प्लांट्स में ये एक नीड नहीं है, मतलब इनमें गैसियस एक्सचेंज के लिए परिसंचरण तंत्र नहीं चाहिए होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे हमारी तो हर एक सेल उसकी ऑक्सीजन या CO2 नीड का ख्याल खुद नहीं रख पाती है ना। प्लांट्स में ऐसा होता है कि इनकी जो सेल्स है ना वो खुद की ऑक्सीजन या CO2 नीड का ख्याल क्या रखती है, खुद ही रख लेती है इनको। इसलिए इनको क्या होता है परिसंचरण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हमने फूड भी हम तो प्लांट से ही लेते हैं, या फिर हमें जो ज़रूरी मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं वो भी प्लांट से मिल रहे हैं। लेकिन प्लांट्स में ये कहाँ से आते हैं, एयर में तो ये होते नहीं है कि प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो कहाँ से आते हैं, हमारी मिट्टी से आते हैं। तो अगर मिनरल्स वगैरह मिट्टी से आ रहे हैं तो हम देखते हैं प्लांट की हाइट तो कितनी बड़ी होती है। अब उसमें तो कहाँ कहाँ अंगों का सेल्स का निर्माण होता रहता है। तो वहाँ तक वो मिनरल्स वगैरह पहुँचेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें परिसंचरण तंत्र चाहिए होगा। दूसरा हम कहते हैं कि जैसे हमें पता है प्लांट्स की लीव्स में फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड बनता है। अब उस फूड को बाकी जगहों तक पहुँचाना भी तो ज़रूरी है ना। तो उसके लिए भी क्या चाहिए होगा, परिसंचरण तंत्र चाहिए होगा। उसके अलावा हम कहें कि जैसे हमें तो हार्मोन्स पाए जाते हैं, वैसे ही क्या होता है प्लांट्स में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो उनको भी तो पूरी प्लांट बॉडी में जाना रहता है ना। तो उसके लिए भी क्या करता है परिसंचरण वर्क करता है। तो पहला तो हम इसका रीजन यहाँ लिख देंगे, फूड को लीफ से संपूर्ण पादप शरीर में पहुंचाना। दूसरी अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, जल व आयन। जैसा कि हमने कहा कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो हमारी तरह नहीं होते हैं, हम तो जो आयन्स होते हैं वो प्लांट से ले लेते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं। लेकिन इनको क्या करता है इनको क्या करना होता है, वो चीज़ें जो होती है वो ज़मीन से एब्जॉर्ब करनी होती है। तो अगर वो तो सिर्फ जड़ों में ही आई ना, जड़ों ने एब्जॉर्ब की, तो वो हमारी लीव्स तक या पूरे शरीर तक कैसे पहुँचेगी। तो उसमें भी क्या करेगा हमारा परिसंचरण तंत्र वर्क करेगा। ये हो गया हमारा दूसरा रीजन। अब तीसरे रीजन की बात करें तो प्लांट्स में भी क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स वगैरह पाए जाते हैं। हार्मोन्स को पहुंचाने
के लिए तो ये तो इसके रीजन हो गए कि हाँ हमें भी परिसंचरण तंत्र की ज़रूरत है या प्लांट्स को भी परिसंचरण तंत्र की ज़रूरत है। अब अगर हम इससे आगे बात करें तो हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि जैसे प्लांट्स जो होते हैं उनमें हृदय पाया जाता है या वाहिनियाँ पाई जाती है, तो ऐसा तो हम कभी नहीं सुनते ना कि इनमें रक्त वाहिनियाँ हैं, हृदय है, हृदय पंप कर रहा है इन सब चीज़ों को। तो इनमें इस एक चीज़ तो साफ है कि हमारे जैसा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। अब एनिमल्स की हम बात करें तो प्लांट से तो हम डेवलप भी है ना, हम तो हिल चल सकते हैं, हमारे बहुत सारे काम हम खुद कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स तो क्या रहते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है ना वो इनसे बहुत ज़्यादा एडवांस होता है और इनका परिसंचरण तंत्र एडवांस नहीं होता है। तो आखिर इनको कम डेवलप परिसंचरण तंत्र क्यों चाहिए होता है? कम डेवलप परिसंचरण तंत्र क्यों पाया जाता है, ये हो गया हमारा दूसरा डाउट। तो उसका क्या रीज़न होता है, जैसे हम बात करें कि हमारी तो सारी सेल्स होती है वो जिंदा होती है, उनको सबको ऑक्सीजन चाहिए होती है वरना वो वर्क नहीं करेगी, मर जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होती है या हमें जो भी हमारी नीड्स हैं उनकी लगातार सप्लाई चाहिए होती है। तो उसके लिए इतना एडवांस तो होना ज़रूरी है ना कि जब हमें नीड है उस टाइम वो सप्लाई कर सके। अगर हम पादप की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका जो लगभग पार्ट होता है ना, मतलब आधा भाग ही मान लो, वो क्या होता है, मृत होता है। अब जो मृत भाग है मतलब आधा भाग तो हट चुका ना, उसको तो किसी तरह की कोई नीड नहीं है। अब बचा आधा भाग जिसको नीड है, तो उसके लिए इतना एडवांस परिसंचरण तंत्र क्यों चाहिए, उससे तो कम एडवांस चल जाएगा ना, मतलब इनमें काम चल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो हमसे कम एडवांस होता है। और क्यों होता है, क्योंकि पादप का काफी भाग मृत होता है, इसलिए इसकी क्या होती है, नीड्स कम होती है, या फिर हमें जितना ज़रूरी होता है परिसंचरण तंत्र इसमें उतना ज़रूरी नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि जैसे ये तो हो गया कि इसमें परिसंचरण तंत्र की नीड ही क्यों है, फिर अगर नीड है तो ये हम जैसा क्यों नहीं होता, हमसे कम डेवलप क्यों होता है, ये दो क्वेश्चन हो गए। अब अगर हम बात करें कि अगर हमसे कम डेवलप है मतलब वो हमारे जैसा तो नहीं है, अगर हमारे जैसा नहीं होता तो पादप परिसंचरण तंत्र बना कैसे से होता है या किस तरीके का होता है। तो अगर हम पादप परिसंचरण तंत्र की बात करें तो जैसे हमने मानव का परिसंचरण तंत्र पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंग क्या होते हैं। तो यहाँ भी हम शुरुआत करेंगे हमारे पादप परिसंचरण तंत्र के अंगों की। ये हमारा हो गया पादप परिसंचरण तंत्र के अंग। अब ये अंग होते कौन से हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे दो संरचनाएं होती है, एक होती है हमारा जाइलम और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पादप परिसंचरण तंत्र का। और ये दोनों क्या होते हैं, हमारे होते हैं जटिल उत्तक। और कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है जाइलम और दूसरा हमारा होता है फ्लोएम। अब अगर हम कहें कि हमने इनको जटिल उत्तक क्यों कहा है, तो अगर उत्तक को सरल और जटिल के आधार पर हम बांटना चाहें ना तो ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है। अगर सरल उत्तक की बात करें तो वो क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। अब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है तो उसको पढ़ना कितना ईजी होता है ना, हमें एक सेल के बारे में पता है और हमें पूरे उत्तक के बारे में पता है। तो इस तरीके के उत्तक को तो हम कहते हैं सरल उत्तक। वहीं अगर हम जटिल उत्तक की बात करें तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी सेल से वो मिलकर बना होता है, तो उसको तो पढ़ना ही कितना जटिल हो गया। तो इसलिए इस तरीके के उत्तक को हम क्या कहते हैं, जटिल उत्तक। और क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यह भिन्न प्रकार की सेल से मिलकर निर्मित। अब हमने कहा इसके परिसंचरण तंत्र के दो अंग होते हैं, पहला हमारा जाइलम हो गया, दूसरा हमारा फ्लोएम हो गया।
तो अगर हम यहाँ जैसे हमारे इस चैप्टर में हम ये वर्क कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि आखिर ये दोनों कौन कौन से अंगों से मिलके बने होते हैं, या यहाँ हम इसका एक रीजन भी देख लेंगे कि इनको जटिल ऊतक क्यों कहते हैं। तो पहली अगर हम बात करें हमारे जाइलम की, तो ये किससे मिलके बना होता है? वाहिका, वाहिनिका, जाइलम, मर्द्युतक। अब अगर हम यहाँ मर्द्युतक कह रहे हैं ना, तो ये क्या होता है? एक प्रकार का सरल ऊतक होता है। आपके कोर्स में नहीं है तो मैं बताऊंगी नहीं, बस हमें ऐसे ही ये तो हम देख रहे हैं कि इनके भाग कौन कौन से होते हैं, या इनमें से कौन कौन से भाग हम हमारे 10th के कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम जाइलम की बात करें तो इसके भाग तो 4 होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ इन 2 भागों के बारे में ही दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, तो हम यहाँ ये सिर्फ 2 ही भाग पढ़ेंगे। अब अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये किससे मिलके बना होता है? पहला हमारा हो गया चालनी नलिका, दूसरा हमारा हो गया सहचर कोशिका, और बाद में हमारा आ जाएगा फ्लोएम मर्द्युतक, और लास्ट हमारा आ जाएगा फ्लोएम रेसे। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे कोर्स में सिर्फ चालनी नलिका का यूज दिया हुआ है, मतलब इसी के बारे में बताया हुआ है, तो यहाँ हम इसी का यूज करके फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारा जो पादप परिसंचरण तंत्र है वो बना किससे होता है। तो इसमें क्या होता है? 2 जटिल ऊतक होते हैं, पहला होता है हमारा जाइलम, दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। अब जाइलम जिन अंगों से मिलके बना होता है वो ये सब होते हैं, और फ्लोएम वाले ये सब होते हैं। अब यही एक रीजन है कि इसको जटिल ऊतक हमने कहा है कि हम देखें इनकी कोशिकाएं या जिससे ये मिलके बना हो कितने डिफरेंट है, तो इसकी स्टडी कितनी जटिल हो गई ना। अगर ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होता तो क्या होता? सरल ऊतक होता। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे जाइलम के वर्क से। तो सबसे पहले हम कहें कि जाइलम इस परिसंचरण तंत्र में कार्य क्या करता है, तो वो होता है मिनरल और जल का परिवहन जड़ों से संपूर्ण पादप में। ये तो हमारे जाइलम का क्या हो गया? वर्क हो गया कि ये जो भी जल और मिनरल्स हमारी ज़मीन से हमारी जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं ना, उसको जाइलम क्या करता है? ऊपर तक पहुंचाने का या लीव्स तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये तो इसका कार्य हो गया। अब अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें कि ये किस तरीके से कार्य करता है, तो आप एक चीज़ तो यहाँ यही देखो कि जो जाइलम होता है वो नीचे से सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उसने एब्जॉर्ब किया और वो पत्तियों तक पहुँचा रहा है, तो इसकी तो डायरेक्शन यही हो गई ना कि नीचे से पत्तियों तक ही उसकी नीड है, मतलब ये एक ही दिशा में काम कर रहा है। तो इसलिए हम दूसरा पॉइंट लिख देंगे, जाइलम परिवहन एक दिशीय होता है। मतलब जल वापस जड़ों से तो कहीं और ज़्यादा अंदर जाने से रहा ना, वो क्या करता है? हमेशा जड़ों से ऊपर ही आता है। अब पत्तियों से भी जल और मिनरल वापस जड़ों में जाने से रहे, तो इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा जाइलम होता है ना, उसका कार्य हमेशा क्या होता है? एक ही दिशा में होता है, मतलब जड़ से लेके ऊपर तक होता है। अब उसके बाद में हम इसकी प्रोसेस की बात करें तो उससे पहले हम 2 चीज़ें यहाँ जो हमारी प्रोसेस में यूज होने वाली है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला ये कि विसरण क्या होता है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ विसरण। ये हमें आगे इसकी प्रोसेस को समझने में हेल्प करेंगे, इसलिए हम इनको पहले पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़ने से तो क्या पता समझ में ना आए। तो अब विसरण होता क्या है और यहाँ क्या है? विसरण को हम जल के लिए पढ़ेंगे तो हम इसे परासरण भी कह सकते हैं।
अब हमने कहा कि हम इसको जल के लिए कैसे कहेंगे, तो क्या होता है कि जैसे प्योर वाटर हम सबको पता है, मतलब उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, ऐसा जल, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, उसको हमने एक नाम दे रखा है, उसको हम कहते हैं जल विभव। तो अब हमें पहले ये आपको सिर्फ समझना है कि जो प्योर वाटर होता है या शुद्ध जल होता है ना, वाटर या शुद्ध जल की स्थितिज ऊर्जा जल विभव कहते हैं। ये तो हमने कह दिया हमारे प्योर वाटर के लिए। अब इसमें क्या होता है कि वाटर हमेशा प्योर तो नहीं होता ना, ऐसे जैसे इसमें हमने कुछ सोल्यूट मिला दिया या कुछ भी हमने लाके इसमें मिला दिया, तो उससे क्या होता है, इसका ये जो जल विभव होता है ना, या जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, इसके मान में क्या होता है, गिरावट आ जाती है। अगर हम बात करें प्योर वाटर की, तो इसका जो जल विभव होता है ना, उसका मान हम हमेशा कितना लेते हैं, 0 मानते हैं हम इसको हमेशा। तो पहला तो हमने देख लिया कि प्योर वाटर की स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। और दूसरा हमने कह दिया इस जल विभव को हम कितना मानते हैं, 0। अब अगर हमने इसमें कुछ आयंस वायंस मिला दिए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में डिस्टर्बेंस होगा ना। स्थितिज ऊर्जा तो मतलब होता है हम किसी जगह स्थिर है, तो उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अगर हमने इसमें कुछ आयन वायन मिला दिए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं कि पहले से ये 0 है, फिर हम इसको और डिस्टर्ब करें तो ये क्या होगा, माइनस में चली जाएगी। तो आगे हम अगर हमारा पॉइंट लिखें तो क्या हो जाएगा कि अगर प्योर वाटर में विलेय या कुछ भी मिला दें हम, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। अब जो चीज हमने पहले से 0 मान रखी है वो और कम हो जाएगी, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, सोल्यूट मिलाने पर जल विभव नेगेटिव होगा। अब ये तो सिंपल सी चीज है कि प्योर वाटर की हमने स्थितिज ऊर्जा को 0 मानना है, उसको हमने जल विभव का है। अब हमने सोल्यूट या आयन मिला दिए तो वो तो इधर उधर भागेंगे तो स्थितिज ऊर्जा को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो पहले से जो 0 है वो 0 से तो नीचे ही गिरेगी, तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसको एक और चीज इफेक्ट करती है, वो होती है हमारा प्रेशर, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, 10th वाले में हमारे सिर्फ सोल्यूट वाला यूज हो रहा है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हमारे यूज करने का तरीका क्या होगा उसके बारे में बता देती हूँ। तो जैसे हमने कहा, हम इस चीज को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिससे जल क्या होता है, फ्रीली गमन कर सकता है। तो ये हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लेके एक कंटेनर को क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक साइड वाला भाग हमारा क्या हो गया, A, और दूसरी साइड वाला भाग क्या हो गया, B। तो अब इस दोनों तरफ क्या करेंगे, हम एक बार तो जल की समान मात्रा लेंगे। तो इसमें तो क्या हो गया, प्योर जल है और उसकी समान मात्रा है। तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि जैसे दोनों तरफ का जल विभव क्या होगा, बराबर होगा, और कितना होगा, 0 होगा। ये हमने कहा प्योर वाटर। तो इसका भी जल विभव 0 है, इसका भी जल विभव 0, यानी एक का जल विभव इज इक्वल्स टू B का जल विभव। अब अगर हम हमारे सेकंड केस की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक कंटेनर में हम जल के अलावा भी कुछ आयंस या कुछ विलेय डाल देते हैं। तो मैं बात करूं कि जैसे मैंने क्या किया, कंटेनर जो A है ना, उसमें ये डाल दिए आयंस। अब अगर ये विलेय वाला है, विलेय युक्त, और दूसरा क्या है हमारा, प्योर वाटर,
इसका मतलब जो हमारे बी का जल विभव है वो क्या होगा, ए के जल विभव से ज्यादा। बी का जल विभव ए के जल विभव से, और बी का कितना होगा प्योर वाटर के लिए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। और वहीं अगर हम ए की बात करें तो इसकी कहाँ होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि ये क्या मिला दिया इसमें हमने, सोल्यूट या विलेय मिला दिया। अब जल का एक गुण होता है कि ये हमेशा क्या करता है, अपने उच्च जल विभव से क्या जाता है, निम्न जल विभव की तरफ। तो हम यहाँ लिख देंगे जल का गुण होता है कि यह उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की तरफ गमन करता है। अब अगर हम इस जो हमने थ्योरी लिखी है इसको हम अगर यहाँ अप्लाई करना चाहे तो यहाँ जल विभव किसका ज़्यादा है, हमारे बी का जल विभव ज़्यादा है ना, 0। और अगर हम वहीं ए की बात करें तो इसका तो जल विभव या इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, नेगेटिव में है। तो अगर ये उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की तरफ जाएगा तो जल कैसे गति करेगा, बी से ए की तरफ। तो जल की गति कहाँ से होगी, जल की गति बी से ए की तरफ। यहाँ जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको आपको पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी लिखना है, यानी उच्च जल विभव मतलब उच्च पोटेंशियल एनर्जी या उच्च स्थितिज ऊर्जा, वहीं निम्न जल विभव का मतलब निम्न पोटेंशियल एनर्जी या निम्न स्थितिज ऊर्जा। तो ये हमारा क्या होता है, जब जल उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से होके जाता है ना, तो इस प्रोसेस को हम विसरण या परासरण कहते हैं। अब ये प्रोसेस जब हम जाइलम पढ़ेंगे तो उस टाइम हमारे काम आएगी, तो इसलिए हमें इसको याद रखना है। अब इसके आगे अगर हम दूसरी की बात करें कि एक और टर्म होती है जो हमारे काम आएगी, वो होती है हमारी सक्रिय परिवहन। अब सक्रिय परिवहन क्या होता है, सक्रिय परिवहन ऐसा होता है कि जब हम कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, बिना एनर्जी के वो हमारी सेल्स में या हमारी झिल्लियों से जो सेल्स की होती है उनसे पार नहीं हो पाती है ना, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं। तो इस प्रकार का जो परिवहन होता है ना, उसको हम कहते हैं सक्रिय परिवहन। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी का यूज करके किसी चीज को परिवहित करना। अगर हम इसी केस की बात करें जो हमने अभी विसरण पढ़ा था, इसमें हम देखा कि जो सेकंड वाला टाइम था उसमें उच्च जल विभव से जल कहाँ आ रहा है, निम्न जल विभव की तरफ। अगर हम इसमें क्या करें, इस तरफ से बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करें और जल को क्या करें, निम्न जल विभव से उच्च जल विभव की तरफ जाने के लिए फोर्स कर दें, तो उस वाली प्रोसेस में हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं सक्रिय परिवहन। अब ये तो हमने यहाँ तक देख लिया कि क्या हमारे यूज होने वाला है इसमें। अब हम देखते हैं कि हमारा जाइलम वर्क कैसे करता है। तो हमने जैसे कहा कि जाइलम जो होता है वो जल और मिनरल्स को कहाँ, जड़ों से लेके जाता है हमारे ऊपरी पादप भागों तक। तो सबसे पहले तो हम प्लांट ही बना लेते हैं। ये हो गया हमारा प्लांट। अब हम इसको समझने के लिए यहाँ एक लीफ बना देते हैं। ये हमारी जड़ें हो गई। अब जो हमारी जड़ें होती है ना, उन पे पतली पतली संरचनाएं पाई जाती है जो इनका नीचे का हिस्सा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। तो ये मूल रोम कैसी संरचना होती है, ऐसे पतले पतले तार जैसे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मूल रोम। और ये मूल रोम होते हैं ना, वो ही क्या करते हैं, जल और आयन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इधर मैं पॉइंट लिख देती हूँ, मूल रोम जल व आयन या मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं।
अब इतनी छोटी संरचना में तो हम इसे समझ नहीं सकते हैं ना, तो जो मैंने ये बड़ी संरचना बनाई है यहीं से हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे जैसे हम मिट्टी की बात करें तो उसमें तो मिनरल भी है और उसमें जल भी है, लेकिन अगर हम हमारे पेड़ की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमेशा जो मिनरल होते हैं ना वो हमारी जो मिट्टी होती है आसपास की उससे ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, पौधों में मिनरल बाह्य मृदा से ज़्यादा। अब बाह्य मृदा से मिनरल ज़्यादा होंगे तो ये खुद से चल के तो पौधे में आएंगे नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने दूसरी प्रक्रिया पढ़ी थी ना, फोर्स के साथ अंदर खींचना, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मिनरल होते हैं ना, इनको एटीपी का यूज करके, जो हमारे मूल रोम होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनको एटीपी का यूज करके इनकी जो बाह्य कोशिकाएं होती है, बाह्य त्वचा की कोशिकाएं एटीपी का यूज करके क्या करती हैं, इनको अंदर ले लेती हैं, या ऊर्जा का यूज होता है यहाँ। अगर ऊर्जा का यूज हो रहा है तो हमारी दूसरी प्रोसेस हो गई ना, क्या हो गई, सक्रिय परिवहन। अब इसमें क्या हुआ, ये मिनरल्स बहुत सारे हमने देखे कि जैसे ये अंदर आ चुके हैं। अब जब हमने विसरण पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा कि जब अब मिनरल अंदर आ चुके हैं, मतलब अंदर का क्या हो जाएगा, निम्न जल विभव, और बाहर से अंदर आ चुके हैं तो बाहर क्या हो जाएगा, उच्च जल विभव। और वाटर का क्या गुण होता है कि ये उच्च जल विभव से हमेशा कहा जाता है निम्न जल विभव की तरफ। इसका मतलब क्या होगा, हमारा पानी भी अब अंदर आ चुका है। अब ये पानी अंदर आ चुका है, इसका मतलब अंदर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ चुका है। अब इस प्रेशर से जैसे हमारे प्रेशर बढ़ा तो ये कम प्रेशर की तरफ मतलब ऊपर जाएगा, तो इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। लेकिन प्लांट्स की हाइट तो कभी कभी 130 मीटर तक भी होती है, तो इतना ऊपर इस प्रेशर से पानी तो पहुंच नहीं सकता ना। तो उसकी क्या प्रोसेस होती है कि जैसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उन्होंने जितना पानी एब्जॉर्ब किया है ना, उसका 99% वाटर क्या करते हैं, वो इनके ऊपर रंध्र जैसी संरचना पाई जाती है या रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों के ऊपर, उनसे क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में पानी को 99% जल को क्या करते हैं, वाष्पित कर देते हैं। अब जल को वाष्पित कर दिया तो ऊपर क्या हो गया, पानी की कमी, पानी की कमी हो गई। पानी की कमी हुई तो अब ये इतनी ज़्यादा पानी की कमी होती है कि ये इतना नीचे से तनाव लगाते हैं पानी को ऊपर लाने के लिए कि ये पानी कितना भी ऊंचा प्लांट हो उसकी लीव्स तक पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन तनाव। मतलब इसने क्या किया, नीचे से पानी को खींचा है, बहुत ज़्यादा पानी को बाहर निकाल के। अब ये तो हमने इसमें ऐसे डायग्राम बना के देख लिया। अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसको हम स्टेप्स में लिखेंगे ताकि ये हमें याद रहे। तो अब हम इसको अगर स्टेप्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला तो हम लिखेंगे जो हमारा लोडिंग प्रोसेस है ना उसके बारे में। तो लोडिंग प्रोसेस में क्या हुआ, मिनरल जो हैं सक्रिय परिवहन से एब्जॉर्ब। अब उसके बाद क्या हुआ, अंदर अगर मिनरल बढ़ गए तो हमारा जल जो होता है, जल उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की तरफ परिवहित। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, मूल में प्रेशर ज़्यादा। अब अगर हम इसके बाद में बात करें तो क्या होगा, हमने कहा मूल में प्रेशर ज़्यादा हो चुका है और इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूल दाब।
लेकिन दूसरा हमने कहा कि ये प्रेशर इतना नहीं है कि ये ऊपर तक हमारे पानी और मिनरल्स को पहुंचा सके। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, मूल दाब मिनरल व जल के परिवहन में ज़्यादा सहायक नहीं। तो अगर ये सहायक नहीं है तो हमें क्या करना होगा, कोई ऐसी प्रोसेस अपनानी होगी जिससे क्या हो, ये जल ऊपर की तरफ चला जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जाइलम से आए 99%, ये वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब जितना हम पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका सिर्फ 1% हमारा प्लांट काम में ले रहा है, और जो 99% है वो सिर्फ वाष्पित ही हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जाइलम से आए 99% पानी को वाष्पित। अगर इतना पानी वाष्पित हो गया तो ऊपरी भागों में क्या होगा, ऊपरी पादप भागों में जल तनाव उत्पन्न, और इससे क्या हो गया, जाइलम से पानी ऊपर जाना। तो इसके 3 पॉइंट हो गए। जैसे पहला तो हो गया ये कैसे लोड हो रहे हैं, फिर हमारा हो गया कि मूल दाब उत्पन्न हो रहा है जो काफ़ी नहीं है, फिर लास्ट क्या होता है, हमारे प्लांट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिससे क्या होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है ऊपरी भागों में, जिससे जाइलम से पानी क्या होता है, ऊपर चला जाता है। अब ये प्रोसेस हम कहें कि होती कैसी है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कई बार हम स्ट्रो तो हम सबकी देखी हुई होती है, तो अगर हम उससे पानी ऊपर खींच रहे हैं तो वो तो क्या हो गया, हमारे वाष्पोत्सर्जन की तरह हो गया ना, कि अगर हम ऊपर से कोई ऐसा दाब लगा रहे हैं या ऐसी कोई प्रोसेस हो रही है कि पानी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में कि ये कैसी प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो द्रवस्थितिक दाब होते हैं ना, वो क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है धनात्मक द्रवस्थितिक दाब, और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक द्रवस्थितिक दाब। अब ये होते क्या है, तो पहले की हम बात करें, या हमारे द्रव पे लगने वाले दाब 2 होते हैं, धनात्मक और दूसरा है हमारा ऋणात्मक। अगर हम पहले की बात करें तो ये इस तरीके की प्रोसेस है कि जैसे हमने नल चलाया और पाइप से पानी जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, पीछे से धक्का लग रहा है ना, जिस दिशा में पानी जा रहा है उसके पीछे से धक्का लग रहा है। तो इस प्रकार के द्रवस्थितिक दाब को तो हम क्या कहते हैं, धनात्मक। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो अगर हमने नल बंद कर दी और पाइप में अब थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, उसको अगर हम हमारे मुँह से खींचें तो पानी हमारी तरफ आ रहा है और हम उसको आगे से खींच रहे हैं, पीछे से धक्का नहीं दे रहे। तो इस प्रकार के दाब को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक द्रवस्थितिक दाब, या इसको कहा जाता है चूषण दाब। अब जो हमारा वाष्पोत्सर्जन है ना, वो भी इसी प्रकार की प्रोसेस है कि बहुत ज़्यादा पानी अगर वातावरण में जा चुका तो वो नीचे के पानी पे एक दाब उत्पन्न करेगा, वैसा ही जैसा हम स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक खींचने के टाइम करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चूषण दाब, या फिर ये हो गया हमारा वाष्पोत्सर्जन दाब। अब ये तो हो गया हमारे वाष्पोत्सर्जन दाब का, जैसे कैसे वर्क करता है। तो ये क्या करता है, बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है कि हम पानी को या किसी चीज़ को पाइप से खींच रहे हैं, उसी प्रकार की ये भी प्रोसेस होती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये किस तरीके से कार्य करता है। अब आज का हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, वो होता है हमारा, एक तो मूल दाब हो गया, और एक हम यहाँ जैसे हमने कहा ये इतना दाब लगा रहा है, ऊपर पानी लेके जा रहे हैं, तो आखिर ये हम क्यों कर रहे हैं, ये वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस हो ही क्यों रही है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के कार्य क्या हैं। हमें तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो वाष्पोत्सर्जन है वो चूषण दाब है, मतलब स्ट्रो लगा के पानी को खींचने वाली प्रोसेस है। तो पहला तो हमने ये कहा जल व मिनरल ऊपरी पादप भागों तक पहुंचाना। अब
अब इसके अलावा जैसे हमने कहा 99% भाग तो क्या हो चुका है, उड़ चुका है। अब जो 1% भाग है वो तो प्रकाश संश्लेषण में काम आ रहा है ना, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण में सहायक। अब अगर हम वाष्पोत्सर्जन ही नहीं होगा, पानी ऊपर ही नहीं जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा? इसका मतलब जो वाष्पोत्सर्जन है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। अब इसका तीसरा कार्य हम कहें तो वो क्या होता है, ये पत्तियों को ठंडा रखता है। अब हम कहें कि कितनी तेज़ धूप होती है दिन में, तो उसमें क्या होता है, ये जो पत्तियां होती है ना वो मुरझा जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा? अब अगर वाष्पोत्सर्जन इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होता है, ये पत्तियां जो होती है मुरझाती नहीं है और हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण चलते रहता है। तो ये टेम्परेचर को 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, कम कर देता है। तो ये तो इसके कार्य हो गए। अब हम कहें कि जैसे मूल दाब का तो कोई यूज ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि मूल दाब के एक उपयोग यहाँ पे आता है कि जब हम वाष्पोत्सर्जन से ऊपर पानी को खींच रहे होते हैं तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीते टाइम क्या होता है, जैसे पाइप में ऐसा बन जाता है ये कोल्ड ड्रिंक, ये खाली जगह फिर कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरह की प्रोसेस अगर हमारे जाइलम में हो जाए ना तो उससे क्या होता है, ये इसका वर्क सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसमें मूल दाब क्या करता है, वो नीचे से इतना प्रेशर तो रखता है कि जो ये बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है ना, ये क्या होता है, कभी उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब ये प्रोसेस सीधी सीधी चलती रहती है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मूल दाब जाइलम में जल की कड़ी को बनाए रखता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि मूल दाब से एक जुड़ी हुई डेफिनेशन होती है कि जैसे हम कहें कि ऊंचे वाले प्लांट्स होते हैं उसमें तो इतना मूल दाब नहीं होता, लेकिन जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जैसे हम टमाटर के पौधे की बात करें या फिर जो हमारी बेलें होती है, जैसे हम कुकुरबिटेसी फैमिली की बात करें, तो उनमें तो क्या होता है, उनकी हाइट बहुत कम होती है। तो दिन में तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो मूल दाब का पता ही नहीं लगता है। अब रात के टाइम में क्या होता है कि मूल दाब इतना बढ़ जाता है कि उनकी पत्तियों में जो रंध्र होते हैं ना, उनसे बाहर थोड़ी ऐसे बूंदें आके निकल जाती है पानी की। अब इन बूंदों से हमें पता चलता है कि जैसे मूल दाब भी कोई एक ऐसी प्रोसेस हमारे प्लांट्स में पाई जाती है जिसका हमें लगभग केस में तो पता ही नहीं लगता। तो आगे हम लिखेंगे टमाटर कुकुरबिटा या बेल में रात्रि के समय मूल दाब देखा जा सकता है जिसमें रंध्रों से बाहर जल बिंदुक आ जाते हैं। अब ये हमेशा क्या होता है, छोटे प्लांट्स में ही होता है, और वो भी उन प्लांट्स में होता है जैसे ये वो प्लांट्स है जिनमें दिन में और रात में दोनों टाइम खुलने वाले रंध्र पाए जाते हैं। बेसिकली तो ऐसा होता है या तो रंध्र दिन में खुलते हैं या रात में खुलते हैं, लेकिन इसमें दोनों टाइम खुलने वाले रंध्र पाए जाते हैं। अब अगर रात में खुलने वाले रंध्र है तभी तो पानी बाहर आएगा ना। अब मूल दाब से पानी बाहर आ चुका और इस प्रोसेस को अगर हम कोई नाम देना चाहे तो वो क्या होगा, बिंदु श्रावण। तो यहाँ से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे मूल दाब जो होता है उसका कोई खास रोल नहीं होता दिन में पानी को ऊपर ले जाने के लिए या ऊपरी भाग तक पहुंचाने के लिए। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दिन में मतलब पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए कौन सा भाग कार्य करता है, तो वो होगा हमारा वाष्पोत्सर्जन जो तनाव है वो। अगर रात्रि के लिए आ जाए तो उसमें कौन सा होगा, हमारा मूल दाब, और प्रोसेस का नाम क्या होगा, बिंदु श्रावण। लेकिन ये उन्हीं प्लांट्स में पाई जाती है जिनमें रात्रि को खुलने वाले रंध्र पाए जाते हैं। अब इसी के साथ हमारा जाइलम तो इतना ही है, आगे हम फ्लोएम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।